अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर सैयद अली और हाजिर हूं 9th क्लास बायोलॉजी के एक और न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। आज हम लोग जो है स्टडी ऑफ मलेरिया करने वाले हैं, मलेरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मलेरिया को बायोलॉजिकल मेथड के साथ कंपेयर करेंगे। मैं जो ये टॉपिक ले रहा हूँ ये पंजाब की बुक से ले रहा हूँ और पंजाब की बुक के अंदर क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में और बेहतरीन अंदाज से लिखा हुआ था तो मुझे लगा कि ये आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो तमाम पाकिस्तान के लोगों के लिए पंजाब की बुक से या फेडरल की बुक से जो है ये टॉपिक पेश किया जा रहा है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ मलेरिया विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हम लोग जानते हैं कि मलेरिया एक कॉमन डिजीज़ है और ये जो है बायोलॉजी के अंदर यानी कि हज़ारों सालों से ये बीमारी जानी गई है, लेकिन लोगों को जो है इसके ट्रांसमिशन के बारे में मालूम नहीं था। यानी कि ये बीमारी तो है लेकिन ये बीमारी किस तरह से फैलती है, किस वजूहात से फैलती है, उनका मालूम नहीं था। और लोग जो थे मलेरिया की कुछ अलामात को भी जानते थे, यानी कि लोगों को ये मालूम था कि जो मलेरिया है वो जो है तकरीबन जो उसकी अलामात है उसमें चिल्स यानी कि जिस्म कांपता है, बुखार आता है और मलेरिया के दौरे बार बार पड़ते हैं, यानी बुखार कभी आएगा फिर चला जाएगा फिर आएगा चला जाएगा, इस तरह से ये मामलात होते हैं। तो अब ये है कि ये अलामात थी जो कि लोगों में मौजूद थी और किन लोगों के अंदर मौजूद थी ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो अलामत थी ये उन लोगों के अंदर खास तौर पर ज़्यादा पाई जाती थी जो मार्शी एरियाज़ में रहते थे। मार्शी एरियाज़ का मतलब ये है कि ऐसी जगह है जहाँ पर पानी ज़्यादा मौजूद है। मिसाल के तौर पर हम एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर आसपास में झील है या फिर जहाँ पर जो है घास भी पानी के साथ उगी हुई है, तो ऐसी जगहों को मार्शी एरियाज़ कहा जाता है। तो मार्शी एरियाज़ के अंदर ये बीमारी जो है बहुत ज़्यादा आम तौर पर पाई जाती थी। अब समझाया जाता था कि जो मार्शी एरिया का जो पानी है यानी कि जो वहाँ पर वाटर मौजूद है, ठहरा हुआ पानी है, वो हवा को ख़राब कर रहा है जिसकी वजह से सांस लेने से ये बीमारी हो जाती है। इसीलिए नाम इसको बेड ईयर यानी कि मलेरिया दिया गया था। मलेरिया इटालियन ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब होता है ख़राब हुआ। तो लोग ये समझ रहे थे जो ख़राब पानी है ये ख़राब पानी की वजह से वो ख़राब पानी हवा में जा रहा है, हवा से सांस ले रहे, बीमारी आ रही है। तो ये बात कॉमन थी कि मार्शी एरियाज़ के लोग जो है वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे थे। और एक और बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि वो लोग जो मार्शी एरियाज़ का पानी पीते थे उन लोगों को बीमारी नहीं हो रही थी। तो पहली बात ये क्लियर थी कि मार्शी एरियाज़ का वाटर पीने से ये बीमारी नहीं हो रही, यानी कि इस बीमारी का ताल्लुक अगर इंसान एक सोचता तो इस बीमारी का ताल्लुक जो है वाटर से नहीं है, क्योंकि वाटर वही इंसान पी रहा है तब बीमारी नहीं हो रही, तो कोई और चीज़ हो सकती है। तो अब हम देखें कि 17वीं सदी के अंदर जो है अमेरिका को यूरोप के लोगों ने डिस्कवर कर लिया था। अमेरिका पहले भी मौजूद था, ये बात जहन में होनी चाहिए, अमेरिका पहले भी मौजूद था। और हाँ ये भी जहन में रखिएगा कि यूरोप ने अमेरिका को बहुत पहले डिस्कवर कर लिया था। वाइकिंग्स थे जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया हुआ था यूरोप के अंदर, वो बहुत ही पुरानी बात है। लेकिन यानी कि 17वीं सदी में कोलंबस पहला शख्स नहीं था, यूरोप से आने वाला कोलंबस पहला शख्स नहीं था जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया हो। वाइकिंग्स पहले थे जिन्होंने यूरोप को अमेरिका मुतारिफ करवाया था, वहाँ पर वो सेटल भी हो गए थे। खैर अमेरिका जब डिस्कवर हुआ था तो अमेरिका से काफ़ी सारी मेडिसिन मिली थी। उनमें से एक मेडिसिन थी जो कि एक दरख्त से हासिल की जाती थी और उसका नाम था क्वाना क्वाना। उसके छिलके में से एक ड्रग हासिल होती थी जो कि बुखार वगैरह को, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती थी। अब ये था कि जो है क्वाना क्वाना का जो बार्क होता है वो यूरोप लाना मुश्किल था, तो कुछ सौदागर जो थे उन्होंने बेईमानी करना शुरू कर दी। बेईमानी ये कर दी कि क्वाना क्वाना से मिलता जुलता एक दरख्त था जिसका नाम था किनकोना, उसको उन्होंने यूज़ कर लिया। वो कह रहे थे कि क्वाना क्वाना की जगह पे हम किनकोना भेज देंगे, एक जैसा नज़र आता है तो जो है लोगों को पता भी नहीं चलेगा और हमारी जो है बेईमानी भी हो जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा। तो उन्होंने किनकोना को यूज़ करना शुरू कर दिया जो कि यूरोप में ही मिलता था। अब ये हुआ कि उनकी बेईमानी फ़ायदा दे गई। बेईमानी ये कि किनकोना का जो छिलका था वो भी वही असरात दे रहा था जो कि मलेरिया के ख़िलाफ़ थे, यानी कि मलेरिया को ख़त्म करने में किनकोना भी काम आ रहा था। तो लोगों ने क्वाना क्वाना की जगह पे फिर किनकोना का यूज़ करना शुरू कर दिया। अब किनकोना जो है उसमें से एक सब्सटेंस मिलता है जिसका नाम है क्वानिन, और क्वानिन जो है वो इफ़ेक्टिव है, बहुत फ़ायदेमंद है मलेरिया का इलाज करने में। अब लोगों जो थे वो डॉक्टर्स वगैरह जो थे वो किनकोना के ज़रिए से मलेरिया का इलाज तो कर रहे थे, लेकिन लोगों को इल्म नहीं था कि बीमारी होती क्यों है। कुछ टाइम के बाद लोगों को शायद लगा कि शायद ये बैक्टीरिया वगैरह से हो सकती है। फिर उसमें जो एक हमारे पास अहम नाम आता है वो लेवेरन का आता है, जिन्होंने जो है मलेरिया के काज की तलाश करना शुरू कर दी थी।
वो आर्मी के अंदर थे, आर्मी के डॉक्टर थे, तो वहाँ पे सोल्जर्स का इलाज करते थे। और फिर उन्होंने जो है 1878 में एक पेशेंट को ब्लड को देखा माइक्रोस्कोप के नीचे। वहाँ उन्हें एक सब्सटेंस नज़र आया जो पहले बैक्टीरिया समझा जा रहा था, फिर बाद में जो उसका नाम है वो प्लाज्मोडियम रखा गया, और फिर यही माना गया कि असल में जो काज है वो प्लाज्मोडियम है। तो काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस हो रही थी। ऑब्जर्वेशन जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मलेरिया से रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशन है कि मलेरिया और मार्शियरिया इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है। दूसरा, क्वानिन एक ऐसी ड्रग है, एक ऐसी दवाई है जो मलेरिया के खिलाफ यूज़ हो रही है। दूसरा कि वाटर अगर हम पी रहे हैं मार्शियरिया का, वो वाटर जो है मलेरिया का सबब नहीं बन रहा। और दूसरा कि प्लाज्मोडियम हर मलेरिया के मरीज के अंदर देखा गया है। तो इससे पता ये चल रहा था कि प्लाज्मोडियम का मार्शियरिया का कुछ ताल्लुक ज़रूर है मलेरिया के साथ में। तो हाइपोथेसिस यही बन रहा था। एक तो जो पहला हाइपोथेसिस था कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। तो हाइपोथेसिस जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, मुख्तलिफ हाइपोथेसिस हो सकते हैं, मुख्तलिफ नज़रियात हो सकते हैं। तो उसके बेस पर जो रीजनिंग बनी, जो डिडक्टिव रीजनिंग थी, वो ये थी कि अगर वाकई में प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज है तो जितने भी बीमार लोग हैं उन सब के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अब ये था कि एक्सपेरिमेंट होने थे। एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 200 लोग लिए गए, 100 हेल्दी 100 बीमार। हेल्दी वो जिनको कंट्रोल ग्रुप कहा गया, और जो बीमार थे उन्हें जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा गया। अब यहाँ पर मौजूद है, आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि इसके अंदर जितने भी बीमार थे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जितने भी लोग थे, सबके अंदर प्लाज्मोडियम मिला। लेकिन हेल्दी लोगों के अंदर भी, हेल्दी में से जो 7 लोग थे उनके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम मौजूद था। यानी कि उनके अंदर हेल्दी लोगों में प्लाज्मोडियम क्या कर रहा था, असल में वो रेस्ट कर रहा था, वो इनक्यूबेशन कर रहा था, इनक्यूबेशन पीरियड में था। और इनक्यूबेशन पीरियड जो है इंट्रिया पैरासाइट से शुरू होता है और इनक्यूबेशन पीरियड सिम्टम्स के ज़ाहिर होने तक चलता रहता है। यानी कि पैरासाइट दाखिल हो गया और जब तक वो अलामा ज़ाहिर नहीं कर रहा, जब तक अपना असर नहीं दिखा रहा, वो इनक्यूबेशन, वो रेस्टिंग पीरियड के अंदर मौजूद है। तो 7 लोगों के अंदर 7 हेल्दी लोगों में प्लाज्मोडियम मौजूद था, यानी कि उन्हें किसी भी वक्त इनक्यूबेशन पीरियड से निकलकर वो उन्हें बीमार करने वाला था। तो ये बात सही साबित होगी कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अपने हाइपोथेसिस की बेस पर ये बात करेक्ट हो चुकी थी। और यहाँ लिखा हुआ है कि मलेरिया जो है इसने काफ़ी सारे लोगों को कत्ल किया है, काफ़ी सारे लोगों की मौत का सबब बनी है ये मलेरिया की बीमारी। हज़ारों लोगों को जो है यूरोप के अंदर और बाकी मुल्कों के अंदर जो है लोगों को मलेरिया की वजह से लोग मरे हैं, इस हलाकतें हुई हैं इस बीमारी की वजह से। तो ये वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजीज में काउंट होती है। अब सवाल ये होता है कि प्लाज्मोडियम इंसान के ब्लड में दाखिल कहाँ से होता है। प्लाज्मोडियम तो इंसान के ब्लड में है, लेकिन आ कहाँ से रहा है। तो पहली बात कि जैसे कि मलेरिया मार्शी एरिया से रिलेटेड है, पानी वाले जगहों से रिलेटेड है। दूसरा, मार्शी एरियाज का वाटर पीने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये जाना गया कि मार्शी एरियाज के आसपास जो है कोई ऐसी चीज़ है जो कि लेकर जा रही है प्लाज्मोडियम को, ट्रांसफ़र कर रही है। मार्शी एरियाज में ट्रांसफ़र करने वाली कौन सी चीज़ है। 1883 में हमारे पास एक फिजिशियन थे जिसका नाम था F.A. किंग। इन्होंने कुछ अपनी 20 ऑब्जर्वेशन निकाली जिनके मकसद ये थे कि वो लोग जो कि मलेरिया वाले हैं उनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं जो अंदर सोते हैं, उन जो घरों के अंदर सो रहे हैं उनको मलेरिया की चांसेस कम है, उनमें मलेरिया कम पाई जा रही है। और जो लोग बाहर सो रहे हैं, घरों से बाहर, कमरों से बाहर, उनमें मलेरिया की चांसेस ज़्यादा हैं। जो लोग जालियों के अंदर, मच्छरदानी वगैरह के अंदर सो रहे हैं उनके अंदर भी मलेरिया के केसेस कम आ रहे हैं। और दूसरा, जो आसपास धुआं जला कर के सो रहे हैं स्मोक की वजह से, वहाँ पर भी मलेरिया के केसेस कम हैं। तो इससे मालूम ये चला कि जो मच्छर वगैरह हैं, जो मॉस्किटोज़ हैं, वही जो है मलेरिया को या प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उनकी बाइट के साथ प्लाज्मोडियम जो है वो बॉडी के अंदर दाखिल हो रहा है। ये तो बात एक हाइपोथेसिस है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, वो प्रूव करने का प्रोसेस आगे है। तो F.A. किंग का जो हाइपोथेसिस था ये था कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। यानी मॉस्किटोज जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करते हैं और मॉस्किटोज ही जो है वो इन्वॉल्व हैं, वो मुलव्वस हैं मलेरिया के फैलाव में। अब किस तरह से, अगर इनकी हम रीजनिंग निकालें तो ये हमारे पास बन सकती है कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटोज, कि प्लाज्मोडियम को मॉस्किटो में होना चाहिए। अगर मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जो लेकर जाने वाला है उसके ब्लड में लाजमी जो है प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। और प्लाज्मोडियम फिर इंसान में कैसे पहुँचाएगा, जाहिर सी बात है इंसान उसको खाता नहीं मॉस्किटो को,
मॉस्किटो इंसान को बाइट करेगा तभी पहुंचेगा। अब जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है वो हमारे पास है एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन के, जिनका नाम है रोनाल्ड रोज। अगर हम रोनाल्ड रोज के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो रोनाल्ड रोज ने एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो को जो है इंसान को बाइट करवाया, एक ऐसे इंसान को जो मलेरिया का मरीज था, जिसके अंदर पहले से मलेरिया मौजूद था, प्लाज्मोडियम मौजूद था। एनोफिलस ने जब बाइट कर लिया और फिर उसके बाद रोनाल्ड रोज ने जो है उस एनोफिलस को किल कर दिया, मार दिया। जब एनोफिलस मॉस्किटो मर चुका था, खुद डेड था, लेकिन उसके पेट के अंदर, उसके स्टमक के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम है ये डिवाइड हो रहा था, ये बढ़ता जा रहा था। यानी कि स्टमक के अंदर मच्छर के मर जाने के बाद भी एनोफिलस के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। फिर उसके बाद ये काम करना था कि उस बीमार मॉस्किटो को, एक ऐसा मॉस्किटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, उससे इंसान को, हेल्दी इंसान को बाइट करवाया जाता। पहले मलेरिया वाले पेशेंट को बाइट करवाया गया था, अब हेल्दी इंसान में बाइट करवाना था मॉस्किटो को, लेकिन ये कि हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। लेकिन ये बात थी कि इसके रिस्क हो सकते थे, इसीलिए रोनाल्ड रोज ने जो है इस बार इंसानों के बजाय इन्होंने जो है वो चिड़िया के ऊपर, स्पैरोज के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किए। अब याद रखिएगा कि एनोफिलस जो है वो इंसान का वेक्टर है, यानी एनोफिलस जो है वो इंसान में जो है वो प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र करता है। बाकी स्पैरोज वगैरह के अंदर जो है एनोफिलस मॉस्किटो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा प्लाज्मोडियम को। जो हमारे पास बर्ड्स वगैरह है उनके अंदर जो मॉस्किटो है उसका नाम है कलेक्स मॉस्किटो, जो कि बर्ड्स के अंदर प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करने का सबब बनता है। तो उन्होंने काफ़ी सारे कोलेक्स मॉस्किटोज़ को यूज़ किया, उनके एक्सपेरिमेंट की काफ़ी दफ़ा, और उन्होंने जो है उनके पेट के अंदर जो है देखा कि वो स्टमक के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद है, और कुछ टाइम के बाद वो प्लाज्मोडियम उनके सेलेवरी ग्लैंड्स में पहुंच जाता है, यानी पेट से स्टमक से मूव होकर के वो उनके सिलाइवा के साथ मिक्स हो रहा है। जब वो मॉस्किटो किसी हेल्दी स्पैरो को बाइट कर रहे हैं तो बाइट वो इस तरह से करें कि उनका सिलाइवा जो है वो मुंतकिल हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस स्पैरोज के अंदर, और फिर प्लाज्मोडियम जो है वो भी ट्रांसफ़र हो रहा है उस स्पैरोज के ब्लड के अंदर सिलाइवा के ज़रिए से। तो जब इन्होंने, अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट मौजूद है कि एक हमारे पास स्पैरो है, यहाँ पर देखें स्पैरो है जिसके अंदर जो है वो मलेरिया मौजूद है। उस स्पैरो को बाइट करवाया कलेक्स ने। कलेक्स अब कैरियर बन गया, ट्रांसफ़र बन गया प्लाज्मोडियम का, क्योंकि उसने बीमार से प्लाज्मोडियम लिया है। अब अगर कलेक्स किसी हेल्दी स्पैरो को बाइट करेगा तो नतीजतन जो हेल्दी होगा वो भी प्लाज्मोडियम के आने की वजह से वो भी बीमार हो जाएगा। तो इस तरह से जो है एक हेल्दी इंसान में के अंदर भी जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वो आ सकता है, वो बीमार हो सकता है। तो काफ़ी टाइम के बाद जो है 1898 के अंदर जो है बायोलॉजिस्ट ने जो है एनोफिलस को अलाउ किया ताकि वो इंसानों को बाइट करे, और फिर उसके बाद जो है देखा गया कि वो इंसान जो है वो भी मलेरिया का शिकार बन रहे थे। अगर एनोफिलस एक बीमार को बाइट करेगा तो एनोफिलस कैरियर बन जाएगा, फिर अगर वो हेल्दी इंसान को बाइट करेगा दोबारा तो हेल्दी इंसान अब कैरियर बन जाएगा, अब उसके अंदर जो है मलेरिया आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास मॉस्किटोज होते हैं, हर मॉस्किटो हर चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं करने वाला, हर मॉस्किटो अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एडेस मॉस्किटो, ये डेंगी फीवर का काज करने वाला है, ये डेंगी वायरस को लेकर जाने वाला है, इसका मलेरिया से कोई लेना देना नहीं है। और कलेक्स का इंसानों में मलेरिया फैलाने का कोई ताल्लुक नहीं है। और एनोफिलस का फिर बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर जो है प्लाज्मोडियम को, मलेरिया को ले जाने का कोई मतलब नहीं है। एनोफिलस सिर्फ इंसानों में, मैमल्स के अंदर जो है मलेरिया फैला सकता है, और कलेक्स बर्ड्स के अंदर जो है वो मलेरिया फैला सकता है। तो हर जानदार अलग अलग चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं, ये वेक्टर अलग अलग चीज़ों के होते हैं। ये सारा जो था कि किस तरह से जो मलेरिया है वो फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर। अगर घर में एक इंसान बीमार है, मलेरिया का पेशेंट है, तो तमाम लोग जो उसके साथ रहने वाले अफराद हैं वो भी मलेरिया का शिकार बन जाते हैं। वो इसी वजह से कि एक मच्छर एक बीमार को काट रहा है तो वो ब्लड से वो प्लाज्मोडियम अपने पास ले रहा है, फिर वही प्लाज्मोडियम वो किसी और के ब्लड में दाखिल कर रहा है। तो इस तरह से मलेरिया जो है या कोई और बीमारियाँ भी घरों के अंदर आसानी से फैल जाती है मच्छर या किसी और जानदार की वजह से। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था। मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।